नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुरा। भाई, ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों के साथ। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को देश के दो दक्षिणी राज्य तमिलनाडु और केरल का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी चेन्नई में कई प्रमुख परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। तो वहीं देश में निर्मित लड़ाकू विमान तेजस की सफलता के बाद एक और स्वदेशी युद्धक टैंक सेना में शामिल होने को तैयार है। स्वदेश निर्मित टैंक अर्जुन MK-1A 14 फरवरी को सेना में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में यह कार्यक्रम होना है, जिसमें अर्जुन टैंक को भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। डीआरडीओ के अधिकारियों के मुताबिक 118 अर्जुन टैंक सेना में शामिल होने, जिन्हें लेकर रक्षा मंत्रालय ने सभी 118 अर्जुन टैंक को सेना में शामिल करने की मंजूरी दी है, जिसकी कीमत करीब 8400 यानी कि 8400 करोड़ रुपए बताई गई है। इस अर्जुन टैंक के सेना में शामिल किए जाने के बाद एक और बख्तरबंद रेजिमेंट बनाए जाएंगे। इससे पहले भी 124 टैंक सेना में शामिल किए जाने के बाद रेजिमेंट बनाई गई थी और अब रेजिमेंट गठित करने के लिए टैंकों की संख्या 6 कम की गई है। आपको बता दें कि तमिलनाडु और केरल में इस अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी जाने वाली सौगात को काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरे पर प्रधानमंत्री चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का शुभारंभ भी करेंगे और इस विस्तारित परियोजना को पूरा करने के लिए 3770 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है। यह उत्तरी चेन्नई को हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन से जोड़ेगी। पीएमओ ने बताया कि प्रधानमंत्री चेन्नई समुद्र तट और अट्टीपट्टू के बीच चौथी रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे रक्षा विशेषज्ञ ललन सिंह जी फोन लाइन पे मौजूद है। ललन जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद उमंग जी। जी ललन जी, तेजस की सफलता के बाद अब भारत में ही निर्मित स्वदेशी टैंक अर्जुन सेना में शामिल होने जा रहे हैं और जाहिर सी बात है, अगर इस खबर को, जैसा कि हम एक उदाहरण के तौर पर अगर इस खबर को देखें, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने अपने समय में एक नारा दिया था, जय जवान और जय किसान। आत्मनिर्भर भारत की ताकत को अगर हम गौर से देखें, कल एक कार्यक्रम हुआ जिसमें नितिन गडकरी ने CNG से चलने वाला एक ट्रैक्टर किसानों को समर्पित किया और 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जुन टैंक सेना को समर्पित करने जा रहे हैं और इससे पहले तेजस समर्पित कर चुके हैं। तो वाकई में उस नारे को अब हम सार्थक करने की दिशा में काफी आगे बढ़ चुके हैं। लल्लन जी, देखिए, आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा, MK-1A अर्जुन टैंक जो हमारे पूरी स्वदेशी मतलब इसकी बनाने की प्रक्रिया रही है और ये दुनिया के अंदर हलचल मचाने वाला अर्जुन टैंक का ये वर्जन है। मैं आपको बताऊं, 8400 करोड़ रुपए का खर्चे से 118 जो अर्जुन टैंक है वो भारतीय सेना को कल प्रधानमंत्री के द्वारा प्रदान किया जाएगा जी। ये बेहतरीन और मैं इसको बोल सकता हूं शानदार, आत्मनिर्भर और पूरे देश के लिए आत्मविश्वास, और चीन और पाकिस्तान इसको देखकर ऐसा महसूस करेगा जैसे उसके सामने कोई पर्वत और पहाड़ खड़ा है जिसको भेदने की शक्ति उसे नहीं हो सकती। मैं इसको दावे के साथ कर सकता हूँ। आपने बहुत सही कहा कि एक तरफ हमारे गडकरी साहब ने अपनी स्वदेशी कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, तो युद्ध के क्षेत्र में सामरिक दृष्टि से हमारे इस अर्जुन MK-1A टैंक 118 जब भारतीय सेना को मिलेगा, चाहे पहाड़ी हो, बर्फीला हो और डेजर्ट में भी इसकी बहुत बढ़िया मारक शक्ति और इस स्पीड और इसके इस्तेमाल करने की काबिलियत होगी जिससे हम गर्व कर सकते हैं। जी बिल्कुल ललन जी, और आत्मनिर्भर भारत की और कदम बढ़ाते हुए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आपसे भी पहले भी इस बारे में चर्चा हुई थी, तेजस विमान को सेना में शामिल कर लिया गया है। वायुसेना की ताकत बढ़ा दी गई है। उससे कुछ दिन पहले या फिर कुछ महीने पहले नौसेना की ताकत बढ़ाई गई थी और अब थल सेना की ताकत बढ़ाने की ओर ये हमारा मजबूत कदम है। और जाहिर सी बात है, न सिर्फ चीन और पाकिस्तान को ये एक माकूल जवाब है, बल्कि हम धीरे धीरे
अब हथियार बनाने वाले देशों की जो एक हम कह सकते हैं संख्या है उसमें भी ऊपर आते जा रहे हैं। क्या किस प्रकार से देखते हैं लल्लन जी इसको? देखिए, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश की जो अभी काबिलियत है वो इस तरह की हो गई है कि हम अपने सैन्य आधुनिकीकरण पर 130 अरब डॉलर खर्च करने की तैयारी में जी। है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम केवल अब अपने लिए नहीं, अब दुनिया में अपने मित्र देशों को इस तरह की चीजों को बना के और उनको निर्यात करने की स्थिति में भी जा रहे हैं। मैं आपको ये चीज साफ बोलना चाहूंगा कि चाहे वो एयरफोर्स हो, जमीन हमारी इंडियन आर्मी की हथियारें हो और नेवल के लिए हमारी युद्धपोतें हो, सबके ऊपर हमारी पूरी देश की और डीआरडीओ की बहुत जबरदस्त नजर है। और इस नजर के कारण ही इस तरह का हमारा लगातार शोध और एक्शन हो रहा है। मैं आपको बताता हूं कि रक्षा के शोध फंड में 25% की वृद्धि की गई है। रक्षा का पूंजीगत आवंटन भी 19% बढ़ा दिया गया है। ये सभी चीजें हमारे साथ, आपने बताया तेजस विमानों के लिए एचएल के साथ सौदे पे जो हमारी अंतिम मोहर लगी थी, और उसी के साथ मैं आपको बताऊं जब 83 तेजस हमारे देश को मिल रहे हैं तो 48,000 करोड़ का जो ये अप्रूवल हुआ था जिसमें रक्षा मंत्री बेंगलोर में थे, अब वो दुनिया के देशों के लिए भी हम निर्यात की तैयारी में हैं। और ये दुनिया में ये लग रहा है कि भारत अब हथियारों को निर्यात करने की काबिलियत रखता है और अपने लिए तो बहुत आत्मसम्मान और स्वदेशी बेहतरीन ताकत के साथ शौकत एलएसी पे और एलओसी पे आप देख लीजिए, जो पूर्वी लद्दाख के अंदर हमारा विड्रॉल चीन के द्वारा हो रहा है उसका एक खास कारण ये भी है। बिल्कुल बिल्कुल लल्लन जी, और जिस प्रकार से हम हमारे देश की ही एजेंसियों की बात कर लें या फिर हमारे देश की ही कंपनियों की बात कर लें, भले ही वो प्राइवेट कंपनियां हो या फिर सरकारी कंपनी हो, डीआरडीओ की आपने बात करी, और डीआरडीओ भी तेजी से भारत को हथियारों के मामले में भी आत्मनिर्भर बनाने में तेजी से काम कर रहा है। और शायद यही वजह है कि ये सभी चीज़ें बहुत पहले से बन रही हैं। और क्या आपको नहीं लगता शायद इसी वजह से इस बार के बजट में रक्षा का थोड़ा सा जो हम कह सकते हैं हिस्सा कम रखा गया, क्योंकि हम पहले से ही इन चीजों पर काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मैंने आपको साफ बताने में कोई हर्ज नहीं है। हमारी जो सैन्य और सामरिक ताकत में जो इजाफा हो रहा है केवल इस आम बजट में नजर नहीं आता, लेकिन आपने सही कहा कि कई चीजों में लगातार अब आपात स्थिति के लिए 2016 से हमारी कार्रवाइयां हो रही हैं। सड़कों की बेहतर स्थिति के लिए लगातार फेज बाई, चाहे वो लद्दाख में हो, अरुणाचल में हो या और जगहों पे तैयारी हो रही है। मैं आपको बताऊं, एक साथ कई दिशा में हमारे बजट के फेज वाइज आपको भारत के अपने सीमाओं पे और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पे नजर आता हुआ दिख रहा है। मैं आपको बताऊं, जो पड़ोसी पाकिस्तान और चालबाज चीन जो है वो भारत की सैन्य शक्ति का उसको एहसास हो चुका है। भारत अपनी सैन्य क्षमता को लगातार बढ़ा रहा है और विगत वर्षों से रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने में सरकार की कोशिश अब रंग लाने लगी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि चीन की चालबाजी अब नहीं चल रही है, पाकिस्तान के नापाक मंसूबे भी अब कामयाब नहीं हो रहे हैं और सेना के आधुनिकीकरण की अड़चनें अब लगातार दूर हो रही है। इसका खास कारण क्या है? हमारे फेज वाइज बजट जो आम बजट से हटके हैं और इसलिए हम गर्व कर सकते हैं अपने रक्षा तैयारियों में और हमारे देश की आत्मनिर्भरता में। बिल्कुल लल्लन जी, और जहाँ तक बात करें भारत की सीमाओं के उत्तर में हो या फिर हम कह सकते हैं पाकिस्तान से लगने वाली सीमा हो, तो वहाँ पर राजस्थान के क्षेत्र में हो या फिर हम कह सकते हैं पंजाब हरियाणा से लगती हुई सीमा हो, वहाँ पर तो हमने तैनाती करी रखी है। और अब नीचे दक्षिण में भी हम ये तैनाती कर रहे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर केंद्र सरकार भारत की हर एक सीमा पर तैनाती कर रहे हैं अपने बेड़े के द्वारा, भले ही फिर वो वायुसेना हो, नौसेना हो या फिर थल सेना हो। यानी कि भारत की चारों तरफ की सीमाएं इस समय सुरक्षित हैं और ज्यादा सुरक्षित करने के लिए भी भारत की सरकार प्रतिबद्ध है। लल्लन जी, हाँ, देखिए, मैं आपको इसी संदर्भ में एक बात बताना चाहूंगा जी कि ब्रह्मपुत्र पर भी चीन का बांध बनाने की योजना चल रही है। और मैं आपको बताऊं, ये भारत से जल युद्ध के तौर पे इसको हमारी जो रक्षा मंत्रालय है और हमारी जो विशेषज्ञ हैं उस बात
की जानकारी हो चुकी है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दुनिया की सबसे ऊंची नदी यारलुंग झंगड़ो पे बांध बनाने का काम चीन कर रहा है। ये क्या है? उसकी सोची समझी साजिश है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने जो बोला वो बहुत सही है कि चारों तरफ, चाहे वो समुद्री इलाका हो, चाहे वायु सीमा हो और चाहे हमारी जमीनी सीमाएं हो, सब पे हमारे आत्मनिर्भरता और चौकस नजर। और आप देखिए लगातार युद्धाभ्यास बीकानेर के अंदर राजस्थान में 21 फरवरी तक जो महाराजगंज रेंज के ऊपर हो रही है, क्वाड की जो हमारी एक्सरसाइज हुई है, ये सभी कारण है कि दुनिया के अंदर हम अपने पूरी तौर पे सैन्य सामरिक दृष्टि से सक्षम होते नजर आ रहे हैं। मैं इसी संदर्भ में आपसे ये बात बोलना जायज समझता हूँ कि केंद्र सरकार ने 2 दिन के पहले जो बोला है कि हमने चीन को कोई अपनी जमीन नहीं दी है, हमने 1 इंच जमीन देने को मैं तैयार नहीं हूँ। चाहे 1962 में 42,000 पर किलोमीटर जमीन पे उन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है, उसके लिए भी हम बात करने को तैयार हैं। और ये विड्रॉल जो हो रहा है पूर्वी लद्दाख पैंगोंग झील में, उसके जस्ट बाद हमारी जो सैन्य कमांडर हैं, गोगरा हो और चाहे हॉट स्प्रिंग हो या देवसंग का इलाका हो, सबके ऊपर बातचीत करने की पूरी बात चीन को बता दिया है। और ये तय है कि आने वाले दिनों में उसके ऊपर भी बातचीत होगी और उसको भी हम इनको वापस करेंगे। इसी में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चीन जो है अरुणाचल को कभी भी भारत का नहीं मानता। ये हमेशा कहता है कि साहब ये हमारा इलाका है, लेकिन भारत कभी भी इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। और यही सबसे अच्छी बात है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चाहे फिंगर 3 हो या फिंगर 8 हो, हमारा जो डिसीजन है वो साफ है। हम अपने जगह से हटने को तैयार नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ने बिल्कुल सही कहा और जाहिर सी बात है जिस प्रकार से भारत लगातार अपने सैन्य बेड़े में इजाफा कर रहा है, वो भी आत्मनिर्भर भारत की इस तर्ज पर, वो वाकई में काबिल तारीफ है। ललन जी बने रहिए हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक आरबी उपाध्याय साहब भी जुड़ चुके हैं। उपाध्याय जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद। उपाध्याय जी, रक्षा की तो हमने बात कर ली है, जो अर्जुन टैंक जो हमारे सेना में शामिल होने जा रहा है कल, उस पर हमने बात कर ली है कि किस प्रकार से हमारी सैन्य शक्ति में इजाफा हो रहा है, फिर वो भले वायुसेना का हो, थल सेना का हो या फिर नौसेना का, और किस प्रकार से हमारे देश की चारों तरफ की सीमाओं पर लगातार सुरक्षा का घेरा बढ़ता जा रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है आत्मनिर्भर भारत पर। ये तो हुई आत्मनिर्भर भारत की बात, लेकिन प्रधानमंत्री का दक्षिणी राज्यों का जो ये दौरा है, एक तरफ तो बंगाल को साधने की कोशिश की जा रही है, जो कि रोज हम कुछ ना कुछ वहां पर हलचल देख रहे हैं, राजनीतिक हलचल, और अब दक्षिण को साधने के लिए भी कई परियोजनाओं का, जिसमें अर्जुन टैंक भी शामिल है, और भी कई परियोजनाएं हैं जो दक्षिण के राज्यों को प्रधानमंत्री समर्पित करने वाले हैं। राजनीति की दृष्टि से किस प्रकार से देखते हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे को? देखिए, राजनीति की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण दौरा माना जाएगा माननीय प्रधानमंत्री जी का। जिस तरीके से वो शिलान्यास करेंगे रेलवे कॉरिडोर का या मेट्रो का, बहुत सारे शिलान्यास। और देखिए, कोई नई चीज नहीं है। जब भी जहां इलेक्शन आने होते हैं वहां पैकेज की घोषणा होती है, वहां जो भी शिलान्यास होने हैं वो होते हैं। आचार संहिता लगने से पहले तक वहां एक माहौल बनाया जाता है। तो उसी कड़ी में देखा जाना चाहिए कि दक्षिण राज्यों को जो दौरा माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत ही माना जा सकता है, जिससे कि लोगों में एक मैसेज जाए कि भी सरकार विकास के लिए बिल्कुल कहीं ना कहीं बहुत हद तक आगे जाने की कोशिश करती है। चाहे वो आत्मनिर्भर भारत हो, आत्मनिर्भर भारत के मामले में भी एक कदम हम आगे बढ़ा रहे हैं। और देखिए, वहाँ जरूरी भी है कि हम बहुत सारा जो मटेरियल है वो आयात करते हैं रक्षा के क्षेत्र में, तो वहाँ आत्मनिर्भरता कहीं ना कहीं देश को एक मजबूती प्रदान करेगी। और रहा देखिए रेलवे या सड़क ट्रांसपोर्ट, जो भी रेलवे या सड़क का जो भी हम ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाते हैं जी, वो भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि विकास का कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित होता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जब जाते हैं तो एक देखिए बहुत सारी उम्मीदें वहाँ के लोगों को होती हैं कि माननीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो यहाँ की जो समस्याएं हैं इनका निराकरण होगा और एक बड़े पैकेज का ऐलान होगा। कोई भी परियोजना लगती है तो देखिए वहाँ रोजगार के अवसर पैदा होते हैं।
चाहे वो रेलवे का नेटवर्क हो या रक्षा क्षेत्र का कोई कारखाना लगेगा, तो जिस क्षेत्र में कारखाना लगता है उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं खुशहाली आती है और रोजगार के अवसर पैदा होते हैं जी। अब बंगाल की जो आपने बात की कि बंगाल में ठीक है भी साधा जा रहा है, तो देखिए बंगाल में एक परसेप्शन डेवलप हो गया है। अभी तक आप देखेंगे कि जहां विपक्ष अभी शुरुआत नहीं कर पाया है, वहां मैं समझता हूं कि प्रचार में बहुत कुछ जो जोर है वो बीजेपी लगा चुकी है और बंगाल का इलेक्शन टीएमसी वर्सेस बीजेपी हो गया है। बाकी पार्टियों का जो स्पेस था लगभग खत्म होता है जी। अब देखिए दक्षिण राज्यों का जो दौरा है, वहां स्ट्रेटेजी क्या एडॉप्ट करते हैं, जो सत्ताधारी जो सेंटर में जो सरकार है वो वहां किस तरीके से आगे बढ़ेगी, उसका रोड मैप भी जब दौरे होते हैं, बातचीत होती है, वहां के स्थानीय नेताओं से बातचीत होती है, तो बहुत सारी जो हम बनाते हैं स्ट्रेटेजी, वो स्ट्रेटेजी बनाने में भी कहीं ना कहीं एक सुविधा रहती है और नए नए आयाम कायम करने में भी हमें वहां पर कोई मुश्किल नहीं होती है। तो इन राज्यों का दौरा मैं समझता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो रखा है वो बहुत सोच समझकर और एक विकास का नारा आत्मनिर्भर भारत बात लेकर, और वो वहां आत्मनिर्भर भारत की बात करेंगे और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता जो एक अब तक एक चुनौती रही है उसको रखने की कोशिश करेंगे कि चाहे वो विमान का क्षेत्र हो तो चाहे वो दूसरे इक्विपमेंट का क्षेत्र हो, अभी वहां एक रेजिमेंट भी बना रहे हैं। तो पूरा देखिए ये सब सिनेरियो जो वातावरण वहां बनेगा, वो वातावरण कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के लिए सहायक होगा जब वहां पर इलेक्शन होंगे उस समय के लिए। जी बिल्कुल उपाध्याय जी, बिल्कुल सही कहा। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो भले ही रक्षा से जोड़कर इसे देख लें या फिर राजनीति से जोड़कर इसे देख लें, तो ये एक ऐसा तीर है जिससे दो निशाने साधने की पूरी तरीके से कोशिश की गई। और जाहिर सी बात है कि एक तरफ जैसा भी आपने भी बताया कि बंगाल में अब काफी कुछ काम बीजेपी कर चुकी है, अब जरूरत है दक्षिणी राज्यों पर काम करने की और उसकी दिशा में कदम बीजेपी ने उठा लिया है। खैर, हमारे साथ में जुड़ने के लिए आरबी उपाध्याय साहब और लल्लन जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जुन टैंक को सौंपकर भारत को एक सौंपने वाले हैं। और जाहिर सी बात है कि कुछ दिन पहले हमने देखा था कि वायुसेना की ताकत तेजस विमानों को वायुसेना को सौंपकर बढ़ाई गई थी और अब थल सेना को अर्जुन टैंक के रूप में थल सेना की ताकत बढ़ाने की और एक कदम और हमने आगे बढ़ाया है।